हेलो व्यूअर्स, क्या हालचाल। मैं एचआर। आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस जो चैप्टर है यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे क्लास आज फर्स्ट है, मैं एचआर, ठीक है। उसके बाद जैसे हम देखें यानी टूडेज गोल की बात करें, जैसे हम क्या क्या देखेंगे आज के लेक्चर में, जैसे हम क्या क्या देखेंगे बात करें तो यानी नीड क्या है, नीड रेस्पिरेशन की, यानी रेस्पिरेशन की नीड देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रीदिंग एंड जो रेस्पिरेशन होता है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें अपन अंतर देख लेंगे, फिर फ्लो चार्ट देखेंगे, यानी टोटल अपना जो यहाँ है नॉस्ट्रल से लेकर टोटल एल्वलाई तक, नॉस्ट्रल से लेकर यानी नॉस्ट्रल से लेकर एल्वलाई तक पूरा फ्लो चार्ट देखेंगे। फिर लंग्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर थोरेसिक केज, एल्वलाई, डायफ्राम, मसल्स। मसल में वो दो देखेंगे, यानी ईआईसीएम एंड आईसीएम का क्या है, यानी कौन सी है, यानी कौन सी एक्सपायरेटरी मसल है, कौन सी इंस्पायरेटरी मसल है, ये देखेंगे, ठीक है। अब जैसे नीड की बात करें, रेस्पिरेशन की नीड की बात करें, जैसे बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये यानी हम क्या नीड है बायोलॉजी के हिसाब से देखते, फिर हम डेली लाइफ में देखेंगे कि क्या नीड है, ठीक है ना। तो जैसे ये बात करें यानी नीड की, ये जो होती है प्रोसेस, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। इसमें CO2 कैसी होती है, रिलीज होती है, मुक्त यानी कैसी होती है, इसमें CO2 मुक्त यानी कैसी होती है, रिलीज होती है। हाँ, यानी रिलीज होती है, इसमें मुक्त यानी रिलीज होती है, जो कैसी होती है, हार्मफुल यानी हानिकारक होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसको कोशिका से लगातार यानी कंटिन्यूसली उसको O2 उपलब्ध कराई जाती है और CO2 कैसा बाहर निकाला जाता है। जैसे हम यानी इसकी ही मैकेनिज्म देखें, ये मैकेनिज्म नीचे दी गई है यानी, तो मैकेनिज्म देखते क्या चीज़ है। जैसे स्टार्च की बात करें, स्टार्च जैसे हम चावल बनाते हैं डेली लाइफ में, डेली जैसे हम चावल खाते हैं, तो चावल खाते हैं तो चावल में क्या पाया जाता है, चावल में पाया जाता है स्टार्च। जो हम धुलते हैं ना चावल को हम धुलते हैं, जो उसका जो वाइट वाइट निकालते हैं, बार बार धुलना नहीं चाहिए चावल को, तो उसका स्टार्च ज़्यादा ही खत्म हो जाता है। स्टार्च में क्या, अपने को स्टार्च ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए। क्यों नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उससे ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, एंजाइम की यानी प्रेजेंस में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। जैसे हम चावल को कम धुलेंगे तो उसमें क्या, स्टार्च का कंटेंट ज़्यादा होगा, स्टार्च का कंटेंट ज़्यादा होगा तो उसमें यानी अपने को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। क्यों एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि ग्लूकोज में स्टार्च टूटेगा, ग्लूकोज में स्टार्च टूटेगा, सॉरी यानी स्टार्च जो है ग्लूकोज में टूटेगा तो अपने को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। फिर ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या करता है, O2 की प्रेजेंस में जो हम सांस लेते हैं, यानी पूरा सांस कहाँ तक, सेल तक जाता है। ये O2 जो एक मैकेनिज्म हो रही है, कहाँ पे हो रही है, सेल में हो रही है, सेल में मैकेनिज्म हो रही है। तो ये जैसे O2 गया कहाँ गया, ये सेल के पास, यानी सेल के पास गया, तो सेल में जो होती है ग्लूकोज, तो उसका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में सेल में क्या बनता है, सेल में फिर CO2 बन जाता है, वाटर, हीट एंड ATP, ठीक है। तो ये CO2 जो होती है हार्मफुल होती है, इसलिए इसको बॉडी से निकालना यानी पड़ता है। ये जो डेफिनेशन हमने, ये पूरा मैकेनिज्म देखे, ये हमने यानी बायोलॉजी के हिसाब से देखे। नॉर्मल देखे यानी रेस्पिरेशन की नीड क्या है, तो अगर से हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, सांस ही नहीं लेंगे, तो ऑब्वियसली डेथ हो जाए, यानी निपट ही जाएंगे, और क्या। जैसे देखिए ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में अंतर, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में अंतर, एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलती है, यानी ब्रीदिंग को ही यानी कॉमनली जो है रेस्पिरेशन बोलती है एनसीईआरटी, बट ऐसा नहीं है। इसमें मेजर डिफरेंस आते, मेजर डिफरेंस जो आते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो मेजर डिफरेंस में क्या है, जैसे ब्रीदिंग को हम स्वातन बोला जाता है और रेस्पिरेशन को श्वसन। तो जैसे ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग एक फिजिकल, ब्रीदिंग जो होती है एक फिजिकल यानी शारीरिक प्रक्रिया होती है। उसका अपोजिट जो होता है रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल, फिजिकल यानी बाहर बाहर यानी सांस लेना छोड़ना। इसमें कोई यानी एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती। देखो यहाँ लिखा, इसमें कोई एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती है, एनर्जी इसमें कंज्यूम होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होती है। एक देखो, यहाँ से सांस लिया, ये अपना कितना ब्रीथ हो गया, ये एक्सेल हो गया, यानी यहाँ से सांस छोड़ा, ठीक है ना। अब यानी इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है, क्या इसने वातावरण यानी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से ATM एक मिनट, एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ एटमॉस्फेयर से इसने एयर लिया, एटमॉस्फेयर से एयर यानी अंदर लेना, किसको, O2 को अंदर लेना। और CO2 की बात करें तो CO2 को बाहर छोड़ना। ये क्या होता है, इसी ही अपना ब्रीदिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, ब्रीदिंग कहते हैं। ये यानी इनहेलेशन एक्सहेलेशन को हम ब्रीदिंग कहते हैं। बट रेस्पिरेशन ऐसा नहीं है, रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी वही जो हमने ये जो देखा मैकेनिज्म की बात करें तो ये रेस्पिरेशन है, नॉट अ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग नहीं है, ये है रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ये जो हमने मैकेनिज्म देखा ये रेस्पिरेशन था, ये बायोकेमिकल प्रोसेस था। इसमें यानी एंजाइम होता है, इसमें यानी यहाँ एंजाइम की प्रोसेस होती है ना, एंजाइम पाया जाता है। और ये इंट्रासेलुलर प्रोसेस यानी सेल की बात करें तो सेल के अंदर होता है। ये प्रोसेस किसके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है, ठीक है। अब इसमें एनर्जी कैसी होती है, रिलीज होती है, देखा था हमने, ये एनर्जी रिलीज होती है ATP,
एटीपी क्या एनर्जी तो है, एटीपी एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लो चार्ट देखेंगे। इस पहले अपन ये डायग्राम को समझ लेते कि ये अपना क्या है, फिर इसको समझ लेंगे यहाँ तक, फिर उसके बाद हम ये थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद फ्लो चार्ट देखते। तो देखते हैं जैसे ये अपने नाक के जो ये जो दिख रहे हैं आप लोगों को दो छेद दिख रहे हैं, यानी अपना ऊपरी ओठ के जो ऊपर दो छेद दिख रहे हैं, अपन इसको नॉस्ट्रल बोलते हैं। नॉस्ट्रल एक मिनट, नॉस्ट्रल के बाद जो है अंदर में इसे नेजल केविटी बोला जाता है। ये जो नॉस्ट्रल से यानी सांस जाती है, ये पूरा नेजल चैम्बर बोलो या केविटी बोलो, एक ही बात है। उसके बाद ये जो मुख गुहा है अंदर का, इसे बकल केविटी बोला जाता है। ये जो है ये पूरा बकल केविटी होता है। बकल केविटी है ना, इसको इंग्लिश में सॉरी हिंदी में वही मुख गुहा बोला जाता है, इसे नासा गुहा, ठीक है। तो मुख गुहा और नासा गुहा को सेपरेट कौन करता है? सेपरेट की बात करें तो सेपरेट कौन करता है? पैलेट करता है। ये जो है ये, एक मिनट इसको डार्क कर देते तो मज़ा आ जाएगा। थोड़ा डिफरेंट कलर लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये जो दिख रहा है, ये जो रेड से बना रहा हूँ, ये पैलेट है, ठीक है ना। रेड से जो बना रहा हूँ ये पैलेट होता है। ये पैलेट जो होता है, पैलेट भी दो प्रकार का होता है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। वो तो अपना डाइजेशन चैप्टर में था, डाइजेशन चैप्टर ही अपना तो निपट गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आएगा ही नहीं तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ने से बाद में पढ़ लेंगे और क्या, ठीक है। ये पैलेट जो है अपना नेजल केविटी एंड बकल केविटी को सेपरेट करता है। ये टंग हो गया, फिर टंग हो गया, माउथ हो गया। उसके बाद जैसे हम देखिए, उसके बाद जैसे ईपीग्लोटिस हो गया। ये जो दिख रहा है आप लोगों को ढक्कन, ढक्कन जो दिख रहा है इसे ईपीग्लोटिस बोला जाता है। ईपीग्लोटिस का जो यहाँ छेद होता है इसे ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस किस में खुलता है? अपना ट्रेकिया में खुलता है। ग्लोटिस जो खुलता है ट्रेकिया में खुलता है, और ट्रेकिया के ऊपर अपर पोर्शन में क्या होता है? सबसे ऊपर पोर्शन में लैरिंग्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रेकिया जो होता है किसमें? फिफ्थ थोरसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरसिक वर्टिब्रा पर जाके जो होता है लेफ्ट एंड किसमें? लेफ्ट एंड राइट में, लेफ्ट एंड राइट में टूट जाता है। लेफ्ट एंड राइट में टूटता नहीं, डिवाइड हो जाता है। कौन ट्रेकिया और सी से रिंग हो गया, क्या हो गया? सी से रिंग हो गया, ठीक। उसके बाद जैसे ये जो दिख रहा है आपको पल्मो यानी प्राइमरी ब्रोंकी के बाद सेकंड डिग्री, फिर थर्ड डिग्री, फिर उसके बाद यहाँ तक अपने थर्ड डिग्री देख लिया ना। थर्ड डिग्री के बाद ये आता है अपना, क्या आता है? टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल। टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल के बाद जो आता है अपना टर्मिनल ब्रोंकियोल आता है। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, फिर एल्वेलर डक्ट, फिर एट्रिया आता है, फिर एल्वेलर शेक एंड फिर एल्वेलाई। इतना जो है ये अपन स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये लास्ट तक यानी एल्वेलाई तक अपन इसको फ्लो चार्ट में पूरा लिख लेंगे। फ्लो चार्ट में लिख लेंगे कौन सा क्या पार्ट है, कौन सा क्या काम करता है, क्या फंक्शन, ऑल टोटल, ठीक है। पैलेट वही देखा था, दोनों नेजल केविटी एंड बकल केविटी को सेपरेट करता है। जो एयर करती है, एयर इंटर, हाँ ये भी देख लिया था। दो जो है नाक के नॉस्ट्रिल, उसी से तो एयर जाती है अंदर, ये भी पॉइंट देख लिया था, ये भी पॉइंट देख लिया हमने वहीं पे, ये भी देख लिया। लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स यानी वॉइस बॉक्स बोला जाता है, ठीक है। ये सेपरेट यानी इसका नाम दिया है, नाम तो है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, क्योंकि ये अपना जो है जो भी हम बोलते हैं लैरिंग्स ही बोलते हैं, इसलिए इसे बोला गया, ठीक है। लैरिंग्स अब बना किसका होता है? लैरिंग्स की बात करें तो ये जो बना होता है कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज यानी उपस्थि, लैरिंग जो बना है कार्टिलेज का बना है, ठीक। उसके बाद हम फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में क्या होता है? जैसे नॉस्ट्रल देखा था, नॉस्ट्रल के बाद नेजल केविटी के बाद फेरिंग्स जो होता है ये कॉमन पैसेज होता है। किसके लिए? फूड के लिए भी कॉमन पैसेज होता है और एयर के लिए भी कॉमन पैसेज, यानी दोनों के लिए कॉमन यानी दोनों जो है जैसे सांस भी लेते हैं, फूड खाते, तो अंदर यानी यहाँ से तो दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अंदर जो वाला पार्ट है उसे फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आ गया, फिर ट्रेकिया को वेंड पाइप भी बोला जाता है। फिर फर्स्ट डिग्री ब्रोंकी, सेकंड डिग्री ब्रोंकी, थर्ड डिग्री ब्रोंकी, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियल देखा था हमने, टर्मिनल ब्रोंकियल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, एल्वेलर डक्ट, एट्रिया एंड एल्वेलर शेक, फिर एल्वेलाई। अब जैसे इसको स्मॉल करके देखिए तो क्या होता है? जैसे नॉस्ट्रल की बात करें, नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल की बात करें तो इसे क्या बोला जाता है? इसे कंडक्टिंग जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंडक्टिंग जोन की बात करें, अभी फंक्शन भी हम देखेंगे, यानी नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल तक जो होता है अपना क्या होता है? ये कंडक्टिंग जोन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से लेकर एल्वेलाई तक इसे एक्सचेंज जोन बोला जाता है। यहीं पे एयर का एक्सचेंज होता है।
अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपना सी सेप्ड रिंग जो है कहाँ तक पाया जाता है। ये जो है सी सेप्ड रिंग कार्टिलेज, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेज होता है, जो बैक साइड से जो होता है अपना ये इनकम्प्लीट होता है, और जो अपना ट्रेकिया है ना, इसको पिचकने से बचाने का काम जो होता है ये सी सेप्ड रिंग का होता है। अब जैसे ब्रोंकियल ट्री की बात करें, ब्रोंकियल ट्री जो है फर्स्ट डिग्री ब्रोंकी से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल तक यानी अपना ब्रोंकियल ट्री कहलाता है। और रेस्पिरेटरी ट्री की बात करें तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से लेकर एल्वेलाई तक ये हमने देख लिया। अब जोन की बात करें, जोन में भी हमने दो जोन देखा है, रेस्पिरेटरी जोन एंड कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन की बात करें यानी संवहन या चालन, इसका काम क्या होता है? अपन जो सांस लेते हैं, सांस जो लेते हैं उसको धूल से धूल जाती अपनी एयर क्या है, प्योरीफाई तो है नहीं, जैसे हम धूल वाले एरिया में चले गए, अलग अलग एरिया में चले गए, तो इस जैसे हम यानी जैसे धूल वाले एरिया में चले गए, तो धूल वाले एरिया में चले गए तो अपन को धूल तो नहीं चाहिए, धूल जैसे अपने अंदर जाएगी तो अपने को छींक आ जाएगी, ठीक है। तो ये धूल यानी रहित बनाने का काम जो होता है, वायु को धूल रहित बनाने का काम ये कंडक्टिंग जोन का होता है। और जैसे हम ठंडी एरिया में चले गए, जैसे यानी हिमालय में ठंडी जगह चले गए, तो इसको हम ठंडी एयर नहीं लेते, हम स्पेसिफिक टेम्परेचर की एयर लेते, तो ये शारीरिक ताप अपना कहता है 37 डिग्री होता है। तो शारीरिक ताप तक लाने का काम क्या होता है, ये कंडक्टिंग जोन का ही होता है। यानी और ह्यूमिडिफाइड कर, जैसे यानी हवा जो है कहीं अपन गर्म एरिया में चले गए तो उसको यानी ह्यूमिडिफाइड यानी आर्द्र यानी नमी प्रदान करने का काम भी अपना कंडक्टिंग जोन का होता है। और कंडक्टिंग जोन वही नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल तक स्थित होता है, और ये एटमॉस्फेयर से लेकर रेस्पिरेटरी जोन को यानी एयर पास करता है, इसका काम होता है। अब उसके बाद जैसे एक्सपायरेटरी जोन की बात करें, एक्सपायरेटरी जोन क्या होता है ना, एक्सचेंज जोन देखे तो एक्सचेंज जोन वही ब्लड को दे देता है, फिर एयर ब्लड को दे देता है, ब्लड फिर सेल तक ले जाने का काम फिर ब्लड का होता है। अब देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है डिटेल में, जो लंग्स होता है किसका बना होता है, लंग्स किसका बना होता है, तो फर्स्ट डिग्री ब्रोंकियल से लेकर एल्वेलाई तक जो होता है ऑल टोटल ये लंग्स के अंदर आता है इतना मटेरियल। अब देखें तो ट्रेकिया, ट्रेकिया हमने देखे थे ट्रेकिया जो होता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट ये वही लिखा है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर यानी डिवाइड होता है, ठीक। उसके बाद जैसे इपिग्लोटिस की बात करें तो इपिग्लोटिस क्या होता है, इपिग्लोटिस देखे थे जो ढक्कन देखे थे ना हमने, वो इपिग्लोटिस है। इपिग्लोटिस देखते क्या होता है, जैसे हम मान लो खाना खा रहे, तो खाना खा रहे हैं तो इपिग्लोटिस जो होता है हवा वाला है, तो इपिग्लोटिस जब हम खाना निगलते हैं उस समय क्या होता है, विंड पाइप में अपना खाना न जाए करके इपिग्लोटिस बंद हो जाता है, इपिग्लोटिस बंद हो जाता है और फूड को अपना ट्रेकिया में जाने से रोकने का काम अपना इपिग्लोटिस का होता है। अगर से भोजन जैसे हम थोड़ा कहीं सोच रहे कुछ कर रहे तो अपना ट्रेकिया में हल्का सा कुछ चले जाए, हल्का सा कोई यानी चावल चले जाए, कुछ भी चले जाए, तो अपने को बहुत जोर की छींक आती है, बहुत जोर की छींक आती है, वो पूरा निकल जाता है, ठीक है ना। ये पॉइंट ये लिखा था। अब उसके बाद देखे वही कंप्लीट यानी इनकम्प्लीट तो का, हाँ वो रिंग देख लिए थे हमने, इनकम्प्लीट रिंग कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है। अब जैसे लंग्स की बात करें, लंग्स का स्ट्रक्चर की बात करें तो लंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना, लंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए तो देखते हैं। जैसे यही इसी की तो बात कर रहे थे हम अभी, इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस हो गया, फिर ये ग्लोटिस था अपना, छेद ग्लोटिस हो गया, लैरिंग्स अपर पोर्शन, ट्रेकिया का कैसा अपर पोर्शन, ये शीशेड रिंग। जो लेफ्ट लंग्स होता है ना, लेफ्ट लंग्स ये दो पार्ट में, अपर और लोअर लोब, बट राइट लंग्स की बात करें तो ऐसा नहीं है, दो लोब जो थे इसमें तीन लोब पाए जाते हैं, और लेफ्ट में दो और तीन राइट में, जैसे इसमें अपर लोब हो गया, मिडल लोब हो गया एंड लोअर लोब। अब जैसे राइट लंग्स नहीं, दोनों लंग्स में तो सेम है। जैसे बाहर की लेयर की बात करें तो बाहर की लेयर को हम क्या बोला जाता है, पैराटल प्लूरा बोला जाता है। ये कनेक्ट रहती यानी थोरेसिक लाइनिंग से, और विसरल प्लूरा जो होती है कनेक्टेड होती है किससे, लंग्स से, और दोनों मेम्ब्रेन को हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये डायफ्राम हो गया नीचे, और ये जो कैविटी अपनी नोच दिख रही है तो यहाँ अपना हार्ट आता है, क्या आता है अपना दिल आता है ना। हार्ट की बात करें तो यहाँ पे हार्ट आता है अपना, ये प्लूरल कैविटी हो गया। प्लूरल कैविटी की बात करें तो प्लूरल कैविटी क्या होता है, प्लूरल कैविटी यानी झिल्ली के मध्य का स्थान होता है, यानी दोनों मेम्ब्रेन हो गया, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो पाया जाता है वो मध्य का स्थान होता है, इसमें फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड को हम प्लूरल फ्लूइड बोला जाता है। और ये फ्लूइड का यानी क्या काम है देखिए तो ये सतह को नमी प्रदान करना तथा दोनों झिल्ली के मध्य जो घर्षण होता है यानी फ्रिक्शन कम करना, दो प्लूरल मेम्ब्रेन के यानी टू प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करने का काम जो होता है ये अपना प्लूरल कैविटी का होता है। प्लूरल कैविटी में जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसका काम होता है। और जैसे
यानी लंग्स की क्या लोकेशन है वो देखें तो क्या होता है लंग्स की लोकेशन। तो थोरेसिक कैविटी जो होता है, थोरेसिक कैविटी यह एक एयर टाइट चेम्बर है। इसके अंदर जो होता है एयर टाइट चेम्बर के अंदर अपना लंग्स होता है। ये देखे कहाँ गया यार, हाँ थोरेसिक कैविटी थोरेसिक केज है, तो इसके अंदर यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे ये, तो यहाँ पे एक लंग्स हो गया, यहाँ पे एक लंग्स हो गया। तो ये ऐसे थोरेसिक कैविटी अपने लंग्स होते, और यहाँ पे फिर डायफ्राम होता है अपना। ये, ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है। और उसका नेचर की बात करें तो लंग्स का नेचर कैसा होता है, ठोस और स्पंजी, ठोस एंड स्पंजी नेचर होता है अपना लंग्स का। उसके बाद थोरेसिक केज देखते हैं कि थोरेसिक केज है क्या। ये अपना जो पार्ट होता है अपना वेंट्रल पार्ट होता है, इधर वाला डॉर्सल है, लेटरल, फिर बिलो, बिलो की दिखा नहीं होगा ना क्या, ऐसा इशारा किया मैंने। जैसे सामने वाला पार्ट है ना, ये वेंट्रल है। वेंट्रल में जो होता है स्टर्नम होती है। वेंट्रल में क्या होता है अपना स्टर्नम, वेंट्रल में अपनी स्टर्नम पाई जाती है। एंड डॉर्सल पीछे वाला भाग, इसमें वर्टिब्रल कॉलम, ये जो दिख रहा है, ये जो सामने वाला पार्ट दिख रहा है, ये कौन सा पार्ट है, ये जो अपना पार्ट है इसे हम क्या बोला जाता है, वेंट्रल बोला जाता है, वेंट्रल पार्ट है। और पीछे वाला जो पार्ट है इसे डॉर्सल पार्ट बोला जाता है। ये लेटरल हो गया। देन यहाँ पे डायफ्राम होता है, यहाँ पे ये डायफ्राम हो गया। तो डायफ्राम क्या हो गया, बिल हो गया। डायफ्राम क्या हो गया, बिल हो गया। ठीक है ना, ये समझने के लिए इतना है। ये अपना लेटरल में क्या दिख रही, रिब्स दिख रही ना, लेटरल में क्या दिख रही है अपने को, ये दिख रही, ये दिख रही, ये जो है ये रिब है। और ये वेंट्रल में स्टर्नम, पीछे जो है वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम जाती जो अभी दिखेंगी, यहाँ पे नहीं पर बाद में हम जब अपना लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ऑल टोटल कंप्लीट सब पढ़ लेंगे। अब जैसे देखे कि फेफड़े की वक्ष गुहा जो होती है यानी थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी को अपन यानी चेंज नहीं कर सकते, चेंज करेंगे भी तो थोड़ा मुश्किल जाता है। यानी फेफड़े की वक्ष गुहा में व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में परिवर्तन से फेफड़े के आयतन में परिवर्तित हो जाता है ना। थोरेसिक कैविटी में अगर से परिवर्तित कर दी तो फेफड़े के आयतन में भी परिवर्तित होता है, क्योंकि फेफड़े के आयतन को सीधे परिवर्तित किया नहीं जा सकता। फेफड़े के आयतन यानी जो अपना पल्मोनरी वॉल्यूम्स होता है इसे कंट्रोल करना है नहीं मुश्किल होता है, बट कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते पर कर सकते हैं ऐसा। अब उसके बाद जैसे एल्वोलाई की बात करें तो एल्वोलाई क्या होती है, एल्वोलाई देखें तो एल्वोलाई में दो लेयर होती है मेनली, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर जो होता है ये आउटर लेयर दिख रहा है। उसके बाद जो इनर लेयर में दो सेल होती है। इनर लेयर में कितनी सेल होती है, दो सेल होती है, एक तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें, इन दोनों को मिला के हम इनर लेयर बोला जाता है। और उसके बाद देखते हैं ये ब्लड वेसल एंड फिर इधर जो ये जो स्थान दिख रहा है अपने को, ये गैसिस विनिमय यानी गैसिस एक्सचेंज का जोन होता है। उसके बाद देखते हैं हम एक्सपायरेटरी या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। एक्सपायरेटरी या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें तो क्या होता है, ये जो होती है अपने सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, सिंपल स्क्वामस नॉट अ क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, ये तीनों मिलाकर अपनी जो होती है रेस्पिरेटरी या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद जैसे देखिए कि एल्वोलाई, एल्वोलाई क्या होती है, एल्वोलाई जो होती है अपना बैग लाइक होती है, थिन मेम्ब्रेनस बैग लाइक अपनी क्या होती है, एल्वोलाई होती है। और एल्वोलाई जो होती है अपनी लंग्स की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है लंग्स की, ये एल्वोलाई होती है। एल्वोलाई में अपन ने डबल लेयर देखा, डबल लेयर में भी वो बाहरी परत एंड आंतरिक परत। आंतरिक परत यानी ये एपिथेलियल टिश्यू की होती है। आंतरिक परत बोले तो हम एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल में भी अपना यहाँ दो होती है, एक तो न्यूमोसाइट फर्स्ट होती है और न्यूमोसाइट सेकंड। न्यूमोसाइट फर्स्ट की बात करें तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, इसकी संख्या यानी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, गैसिस विनिमय में सहायता करती है इसलिए संख्या में ज़्यादा होती है। और न्यूमोसाइट सेकंड की बात करें तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है एंड इसका कोई गैसिस एक्सचेंज में रोल नहीं होता। इसका रोल जो होता है अपना लेसिथिन यानी फॉस्फोलिपिड का स्त्रावन करने का होता है। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, इसका यानी सिक्रेशन करने का बात करें हम, बात करें तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिक्रेट करती है। और जो सिक्रेट करती है लेसिथिन जो होता है एक सर्फेक्टेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, उसके बाद डायफ्राम की बात कर रहे हैं। डायफ्राम जो होता है एब्डोमिनल कैविटी, ये जो दिख रहा है अपने को थोरेसिक कैविटी और नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी, इसको डायफ्राम अपना क्या कर रहा है यानी विभाजित यानी सेपरेट कर रहा है। और नॉर्मल शेप जो होता है अपना डायफ्राम का कैसा होता है, डोम शेप होता है। उसके बाद मसल देखें, मसल क्या होता है ब्रीदिंग में यानी कौन सी मसल इवॉल्व होती है, दो यानी इन्वॉल्व होती है, तो दो मसल होती है यानी मसल तो यानी डायफ्राम भी एक मसल है
बट उसके अलावा कौन सी मसल होती है, तो अपना यानी दो आई आई सी एम एंड ई आई सी एम। जैसे रिब हो गया, रिब के बीच में जो होता है, जैसे ये हो गया, यहाँ का टुकड़ा काट के देखे तो ये जो दिख रही है आपको बाहर वाली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जो बाहर वाली है, ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये अपना इनहेल यानी सांस लेने में इंस्पायरेटरी मसल का काम करती है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की बात करें तो सांस छोड़ने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये वही पॉइंट लिखे, और जैसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो ये अनैच्छिक प्रक्रिया यानी इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है, और ये हमारे मस्तिष्क के मेडुला द्वारा कंट्रोल होती है। बट जो बलपूर्वक यानी फोर्सफुली जो रेस्पिरेशन लेते हैं हम, ये ऐच्छिक प्रक्रिया होती है, ये सेरिबेलम कंट्रोल करता है नॉट अ मेडुला। बलपूर्वक जो होती है सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो ये अपना आज का लेक्चर इतना था, यानी आज के लेक्चर में हमने इतना सब कंप्लीट कर दिया। क्या कंप्लीट कर दिया? ये जो दिख रहा है यानी मसल तक हमने ऑल टोटल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट, ठीक है ना। उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में अगला ब्रीदिंग पढ़ेंगे, ब्रीदिंग के बाद ब्रीदिंग की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैकेनिज्म फिर देखते हैं यानी जो जो टॉपिक है हाँ, ये जो चैप्टर है तीन लेक्चर में मैक्सिमम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हाँ 3 लेक्चर में मिनिमम 3 लेक्चर तो हाँ लगना चाहिए यार। मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम तो हम कितने भी कर सकते हैं, अगर से 4 हो जाए तो ठीक है, पर 4 तो नहीं होंगे, 3 में ही ख़त्म हो जाएगा। तो एक बार रिवीजन ले ले, यानी मेन पॉइंट देख लेते कि कौन से मेन पॉइंट है। ये जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस काम का है, प्रोसेस जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये काम का अपना। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते, ठीक, कौन से पेन यूज़ करें? हाँ, ये जो होती है अपनी कैटाबॉलिक प्रोसेस, ये भी मज़ा नहीं आ रहा ये, ठीक है। हाँ, ये मेन पॉइंट है, पॉइंट अच्छा है। यानी प्रोसेस जो होती है, कौन सी कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, CO2 जो है इसको निकालना ज़रूरी है, और O2 लगातार देना ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो बाहर निकाल, फिर CO2 को बाहर निकाला जाए, ठीक है। वो तो इसमें जैसे बात करें, ये फिजिकल प्रोसेस और ये बायोकेमिकल प्रोसेस, ये मेन मस्त वाले पॉइंट है, इसे याद रखना पड़ेगा। ये तो ठीक है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। एनर्जी ये भी काम कर, इसमें कोई एंजाइम नहीं लगते, इसमें एंजाइम लगते हैं। एनर्जी कंज्यूम, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस या इंटर सेलुलर प्रोसेस। उसके बाद जैसे ये फ्लो चार्ट तो याद रहना चाहिए, ये तो ठीक है, ये तो एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा कि पैलेट क्या करता है। ये तो वही है, बाहर के जो 2 छेद है उसके बारे में बता रहा। ये तो ऊपर, ये तो याद करने का पॉइंट ही नहीं है, ये भी याद ही हो जाएगा। जो अपन जो स्ट्रक्चर है ना, डायग्राम को देखेंगे तो याद हो जाएगा, डायग्राम को देखेंगे तो याद हो जाएगा। ये तो ठीक है, इसका नाम है, ये काम का है। लैरिंग्स जो है अपना कार्टिलेज का बना, ये काम का पॉइंट है। फ्लो चार्ट तो काम का, ये फ्लो चार्ट से क्वेश्चन भी आते हैं वैसे। फ्लो चार्ट से पूछता है ना कि कौन सा सीक्वेंस सही है, कौन, यानी बहुत सारे सीक्वेंस दे देगा, 4 सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस सही है, तो यानी मैचिंग करने से ही रहेगा, ये भी याद रहना चाहिए। कंडक्टिंग जून, हाँ ये कंडक्टिंग जून काम का है, कंडक्टिंग जून इंपॉर्टेंट है। ये धूल रहित बनाने का काम करता है, और वायु को शारीरिक ताप तक लाना हो गया, नमी प्रदान करना, जब वो गर्म है एयर उसको कहाँ तक पाया जाता है, ये भी काम है। नॉस्ट्रल टू टर्मिनल ब्रोंकियल तक स्थित होता है, और इसका तो एक्सचेंज का काम है। ये भी पॉइंट मेन है, ये बहुत बार पूछा। ट्रेके डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट विद द प्राइमरी ब्रोंकियल एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra, यानी 5वीं वक्षी कशेरु तक जाकर दाई और बाई 2 प्राथमिक श्वसनिकाओं यानी श्वसनियों में विभाजित होता है, ठीक है। कौन? ट्रेकिया। एपिग्लोटिस भी काम का, ये एपिग्लोटिस से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर ये इंपॉर्टेंट है। ये भी ठीक है। सी सेब्रिंग इनकम्प्लीट होते हैं, कार्टिलेज जीनस रिंग होते हैं, कार्टिलेज का बना होता है, ये काम का। अब उसके बाद जैसे देखिए प्लूरल यानी कैविटी, प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड की बात करें, प्लूरल फ्लूइड का जो फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सतह को नमी प्रदान करता है, दोनों झिल्ली के मध्य घर्षण को कम करता है। डिक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन 2 मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन लोकेशन भी काम का है इसका, थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। लंग्स किस में पाया जाता है? थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। और नेचर ठोस एंड स्पंजी होता है इसका लंग्स का नेचर। उसके बाद थोरेसिक केज की बात करें तो थोरेसिक केज, ये तो एक बार थोरेसिक केज को देखेंगे तो ये सब याद आ जाएगा, ये तो नहीं पूछेगा, ये जनरल कई क्वेश्चन बना लेगा उससे। ये बहुत बार पूछा है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होती है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ये बहुत बार पूछा है इसने, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या चीज़ है?
डिफ्यूजन मेम्ब्रेन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एल्वेलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया एंडोथेलियम, ब्लड वेसल्स की इसे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एल्वेलाई ये बैग लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, थिन मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर। और उसके बाद ये भी काम का जो न्यूमोसाइट सेकंड होता है ना, ये लेसिथिन सिगरेट करती है और ये एक्सचेंज का काम करता है डायफ्राम। ठीक है, तो ठीक है फिर तो रिवीजन में जो मेन पॉइंट देखे, जो मेन पॉइंट था वो हमने देख लिए, मेन पॉइंट भी देख लिए, सब देख लिए। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं एंड करते। थैंक यू व्यूअर्स, टाटा बाय बाय।